हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को देख रहे थे क्या रिफंड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में हम लोग देखे 234A, 234B, 234C प्लस रिफंड 244A हम लोगों ने स्टडी कर लिया था सेक्शंस। अब हम लोग को ये डिस्कस करना है कि ये जो सेक्शन 269SS है एंड 269T ये किस लिए बनाया गया। तो ये लोन एंड डिपॉजिट्स के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? लोन एंड डिपॉजिट्स। डू नॉट एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट्स और एनी अदर स्पेसिफिक सम एडवांस के रूप में चाहे ले रहे हो, चाहे वो अदरवाइज के रूप में ले रहे हो, इन रिलेशन टू द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर पर्सन। तो अगर किसी भी पर्सन से अगर तुम एडवांस या अदरवाइज किसी भी रूप में अगर तुम अमाउंट ले रहे हो, है ना, रीपे या फिर कह लो रीपे द लोन, या लोन तुम वापस कर रहे हो, डिपॉजिट्स या स्पेसिफिक सम अनदर पर्सन, वो भी किस फॉर्म में कर रहे हो? इन कैश। ना लोन लेना है ना लोन रीपे करना है। कितने से ज्यादा? इफ द अमाउंट ऑफ सम टोटल सच लोन और डिपॉजिट 20,000 तक है तो चलेगा। 20,000 से ऊपर अगर कैश किए तो क्या माना जाएगा? पेनाल्टी 100% ऑफ सच लोन। तो पूरा जो लोन होगा, अगर सपोज 50,000 किसी से तुमने कैश उठाया, है ना, तो क्या माना जाएगा? वो लोन एक तरीके से तुम्हारी इनकम मानी जाएगी और उस पर 100% पेनाल्टी चार्ज होगी। यानी 100% यानी 1 लाख, अगर 50,000 लोन लिए तो 50,000 रुपये टैक्स तुम्हें भरना पड़ेगा। ठीक है, सेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समीर वांट्स टू टेक अ लोन 15,000 एंड एडवांस 20,000 फ्रॉम सुनील। तो वो क्या कर रहा है? सुनील से लोन ले रहा है 15,000 और एडवांस उठा रहा है कितना? 20,000 रुपए। तो इन केस ही एक्सेप्ट द अमाउंट इन कैश, और ये पूरा अमाउंट वो कैसे ले रहा है? कैश के रूप में। ही हैज टू पे 35,000 एज अ पेनाल्टी एज सम टोटल अमाउंट एक्सीड 20,000। उसे पेनाल्टी कितनी भरनी पड़ेगी? पूरी 35,000 रुपीज उसको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अमाउंट कितने से ज्यादा है? 20,000 से ज्यादा है। फिर एक क्वेश्चन था, एरो प्राइवेट लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। टैक्स ऑन टोटल इनकम पेड ऑन 1 अक्टूबर 2021। कितना उसने पेड किया है? 28,000 रुपये। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होती है 30 सितंबर को, बता रहा है। और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन्होंने फाइल कब किया? 1 अक्टूबर को। कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट पेबल 234A, 234B, 234C एज्यूमिंग नो एडवांस टैक्स हैज बीन पेड। ये मान के चलेंगे कि उसने 1 रुपया भी एडवांस टैक्स नहीं दिया। आपको पता है 10,000 से अधिक है तो उसे एडवांस टैक्स देना चाहिए था, नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या? 234A की, है ना। तो 234A उल्टा चलते हैं, 234C कहते हैं। 234C पहले लगाएंगे, है ना। इनका इंस्टॉलमेंट की डेट कितनी आती है? 15 जून। पहला इंस्टॉलमेंट को देना था 15 जून को। दूसरा इंस्टॉलमेंट इनको देना था 15 सितंबर को। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको देना था 15 दिसंबर को। नेक्स्ट 15 मार्च को। तो ये इनको टैक्स देना था। कितना देना था? ध्यान रहे इनकी टैक्स लाइबिलिटी थी कितनी? इनकी टैक्स लाइबिलिटी थी 28,000। तो इनको क्या करना था? 28,000 का 15% तक जमा कर देना था ना, 15 जून को। फिर इनको 45% तक जमा कर देना था। फिर इनको 75% तक जमा कर देना था। लास्ट उनको 100%। तो क्या उन्होंने 1 रुपया भी एडवांस टैक्स जमा किया? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था क्या? एज्यूम दैट नो एडवांस टैक्स हैज बीन पेड। उन्होंने कोई एडवांस टैक्स दिया ही नहीं। कायदे से उन्हें एडवांस टैक्स कितना देना चाहिए था? चलिए देखते हैं। उनको देना चाहिए था इसका कितना परसेंट? 15% दे देना था। तो क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया। तो नहीं दिया तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? आपको पता है 1% लगेगा। वो भी कितने महीने का? 3 मंथ्स का।
3 महीने का उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4200 के ऊपर 1%, कितने महीने का, 3 महीने का, 126 रुपये। नेक्स्ट, इनको 28,000 का कितना परसेंट दे देना चाहिए था, 45%। बात समझे कि नहीं समझे। इसी तरीके से इनको देना था कितना, 21,000 यहाँ तक जमा कर देना था, और 28,000 तक यहाँ तक जमा कर देना था, बट इन्होंने 1 रुपया भी नहीं जमा किया। इन सब पे लगेगा कितना परसेंट, 1%। यहाँ कितने महीने का, यहाँ, यहाँ 1 महीने का, क्योंकि 15 मार्च से 31 मार्च तक सिर्फ 16 ही दिन होता है। 16 दिन का कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो यहाँ देखो कितना इंटरेस्ट आया, 378। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना 630, यहाँ कितना 280। तो सब लोग समझ रहे हो, सही है। 1% 3 मंथ्स का, यहाँ पे भी 1% 3 मंथ्स का, और यहाँ पे 1% 1 महीने का। ओवरऑल अगर हम देखें टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो ये 1440। ये क्या है, ये सेक्शन 234C के तहत टोटल इंटरेस्ट है। तो टोटल इन्हें इंटरेस्ट इतना ही देना है। तो ये टोटल इंटरेस्ट किस सेक्शन के तहत आया है, 234C के तहत है। ऐसे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट, 234B, इन्होंने एडवांस टैक्स कब दिया, जितना डिले जमा किया उतने पे हमें इंटरेस्ट चार्ज होगा। मार्च के बाद कब जमा किया टैक्स, तो इन्होंने उनका दिया हुआ है, पेड कब कर रही है, 1 अक्टूबर को। अब अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 मंथ डिले हुए। कितने महीने डिले हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिले, तो डिले जितना हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे इनको, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2021 ना, असेसमेंट ईयर क्या है, हाँ, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के इनका डिले जो रहा टू कब तक, 1 अक्टूबर। इन्होंने 1 अक्टूबर को जमा किया, तो टोटल डिले कितना हुआ, कितना मंथ्स आएगा, 7 मंथ्स। तो 7 मंथ का डिले है सर। तो डिले अगर हम देखेंगे, तो इन्होंने डिले जो किया है वो कितना किया है, वो 7 मंथ्स किया है। तो इन्हें इंटरेस्ट कितने महीने का देना होगा, किस अमाउंट के ऊपर, अगेन टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। तो ध्यान से देखिए टैक्स लाइबिलिटी थी कितनी, टैक्स लाइबिलिटी तो वही है 28,000। तो इसी 28,000 के ऊपर हम 7 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू 28,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट, 1%, इंटू कितने महीने का, 7 मंथ्स का। तो ये 1960 है, ये टोटल इंटरेस्ट हुआ। ये किस बात का टैक्स लग रहा है, इंटरेस्ट सॉरी लग रहा है, डिले। मार्च तक जमा हो जाना चाहिए, मार्च में आपने नहीं जमा, अक्टूबर में जाके जमा किया। अप्रैल से लेकर काउंट करो अक्टूबर तक कितना समय होता है, 10 महीना, सॉरी 7 महीना। तो 7 मंथ्स का इन्होंने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1960 रुपये। अब हम बात करेंगे किसकी, 234A की। तो 234A किस लिए होता है, जितना आपने रिटर्न फाइल अगर डिले किए तो इनके हिसाब से रिटर्न फाइल का डेट 30 सितंबर है ना। हालांकि पुराना डेट था, पहले 30 सितंबर हुआ करता था, अब 31 अक्टूबर हो गया। लेकिन चलिए इसी के हिसाब से लगाते हैं, 30 सितंबर लास्ट डेट। इन्होंने रिटर्न कब फाइल किया, 1 अक्टूबर को, बस एक दिन डिले हुआ। अगले महीने में एंटर करके तो पूरे 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, डिले इन रिटर्न फाइल। तो रिटर्न फाइल में डिले हो गए सर। तो कितना डिले हुए हैं, चलिए देखते हैं। फ्रॉम 30 सितंबर, इनको कब करना था, 30 सितंबर को कर लेना था, और इन्होंने किया कब,
इन्होंने किया है 1 अक्टूबर को, तो कितना डिले हुआ? डिले हुआ 1 मंथ का, बिल्कुल सही। तो 1 मंथ का सिंपल सा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे किसके ऊपर? बताइए, 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा किसके ऊपर? अगेन वही टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर। तो टैक्स लाइबिलिटी इनकी कितनी थी? 28,000। इसके ऊपर अब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? इस 28,000 के ऊपर 1%, सीधे से 280 हुआ। कितने महीने का ये करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। टोटल मिला के 280 रुपीज, तो ये हो गया। तो तीनों ब्याज मिला के, और प्लस हाँ एक और चीज है, यहाँ पे पेनाल्टी भी लगेगी। अब 28,000 रुपये टैक्स बना है इनका, अब कितना इनकम है ये क्लियर नहीं है ना? तो इसलिए हम पेनाल्टी के बारे में नहीं बता रहे, वरना पेनाल्टी आप सभी को पता है। अगर 5 लाख से कम इनकम होती है तो पेनाल्टी कितनी होती है? 234F के तहत 1,000 रुपये पेनाल्टी। और अगर 5 लाख से ऊपर है तो पेनाल्टी कितनी हो जाएगी? 5,000 रुपये। और अगर दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 5,000 की जगह 10,000 पेनाल्टी लगती है। चलिए, तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं फाइनली। ओवरऑल टोटल इंटरेस्ट तीनों सेक्शन मिला के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ 234C, तो 234B और 234A, टोटल मिला के इनको 3,654 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना? ये क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। इफ यू फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम देन व्हाट विल हैपन? है ना, डिले रिटर्न फाइल पे दो चीजें होती है, एक इंटरेस्ट प्लस फाइन। इंटरेस्ट कौन सा सेक्शन है? 234A। और फाइन कौन सा सेक्शन है? 234F। एफ है फाइन, पेनल्टी है ना, एफ। तो वही पूछ रहे हैं। और दूसरा नंबर है फाइन किस हिसाब से लगता है? अगेन आप वही बोलोगे, 5 लाख से कम इनकम है तो 1,000 रुपये फाइन है। और अगर 5,000 से ऊपर, 5 लाख से ऊपर इनकम है और दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर दिए तो 5,000, दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने जाओगे तो 10,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्टिंग रिटर्न ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है? 1% पर मंथ। हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्टिंग इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम? हाउ टू कैलकुलेट पीरियड ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, ये बताना है आपको, हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्टिंग द भाई आपको देखना होता अप्रैल से, सॉरी अप्रैल कह रहा हूँ, डेट ऑफ आपका देखना होगा, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होना है और किस दिन आपने रिटर्न फाइल किया, उन दोनों के बीच का गैप देखिएगा। और ध्यान रहे, पार्ट ऑफ द मंथ माना जाता है। पार्ट ऑफ द मंथ मतलब क्या होता है? अगर आप अगले महीने एंटर कर गए एक दिन भी तो उसको पूरे महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। सही है, तो ये ध्यान रखेंगे। Your tax liability is 1 lakh rupees. You have paid 70,000 as one advance tax. आपने एडवांस टैक्स 70,000 जमा कर दिया। Determine the amount of interest 234B. Assuming that कि उसने कब टैक्स जमा किया है? 13 जुलाई को। तो कितना कम जमा किया उसने, जल्दी बताओ। 1 लाख था, कितना जमा कर दिया है? कितना नहीं जमा किया? 30,000 रुपये नहीं जमा किया। तो जरा निकालो जरा टाइम, अप्रैल से लेकर काउंट करेंगे कब तक? 13 जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 13 जुलाई तो पूरा जुलाई मंथ का लेंगे। 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा किसके ऊपर? 30,000 रुपए के ऊपर। तो अगर 30,000 के ऊपर हम कितना निकालेंगे? 1%। कितने महीने का? 4 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट करीबन 1,200 रुपये आता है। ठीक है ना? ये उन्होंने क्या पूछा था? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछा था, 234B पूछा था, इसलिए मैंने बस इतना ही बताया। अगला, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। सबको पता है, जितना आप डिफरमेंट करेंगे आपको इंस्टॉलमेंट की डेट देनी होती है, उसमें अगर डिले हो गए तो 1% के हिसाब से आपको, जैसे कि अभी अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा, ये वाला इंस्टॉलमेंट की डेट में अगर कुछ भी कम जमा किए, इन्होंने तो जमा ही नहीं किया था 1 रुपए,
अगर यहाँ पे सपोज करो 4200 की जगह इन्होंने 3000 भी जमा किया होता तो 1200 पे ना इंटरेस्ट लगता, सही ना। अब इन्होंने 1 रुपए भी नहीं जमा किया था, तो इसलिए पूरे पे इंटरेस्ट लगना चालू। अगला, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, ये तो सर ये हो गया ना। हाउ टू, हाँ, हाउ एंड व्हेन क्लेम इनकम टैक्स रिफंड, जब आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही और आपने टैक्स आपका डिडक्ट हो गया या कट गया या आपने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया, तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। रिफंड के लिए अलग से कोई क्लेम नहीं करना होता है, आपको अपना आईटीआर ही फाइल करना है। आईटीआर फाइल करने पे ही वो क्लेम रिफंड हो जाता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑन रिफंड, रिफंड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0.5%, 0.5% पर मंथ। व्हाट इफ यू डिड नॉट क्लेम द रिफंड ऑन टाइम, अगर रिफंड अगर टाइम से नहीं क्लेम करोगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, रिफंड के लिए टाइम क्या होता है भाई, आईटीआर फाइल करने तक का लास्ट डेट है। अगर आईटीआर फाइल करने का लास्ट डेट निकल गया तो डिलेड रिटर्न, आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करने का भी टाइम चला गया तब फिर रिफंड क्लेम नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जस्ट लाइक कई बार होता है कि वो भी डेट निकल गया, बिलेटेड रिटर्न का भी डेट निकल गया, तो उसमें होता है कि अगर तब पर भी आपको अगर फाइल करना है, ऑप्शन ही नहीं आएगा। जैसे होता है ना, नॉर्मली असेसमेंट ईयर आता है, असेसमेंट ईयर ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें जाना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिस में। कहाँ पे जाना पड़ता है? इनकम टैक्स ऑफिस में। और उनको बताना पड़ता है, ऑफिसर को, कि इस कारण से हम रिटर्न नहीं फाइल कर पाए थे और मेरे को इतना रिफंड मेरा क्लेम हो रहा था। अगर वो जेन्युइन रीजन समझता है, उसको बोलते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के तहत वो आपको परमिशन देता है, तो आपको एक आपका असेसमेंट ईयर फिर खुल जाएगा, उस सॉरी फाइनेंशियल ईयर खुल जाएगा, आप उस समय का रिटर्न फाइल कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं, है ना, अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर है ना, 21-22 तक। अगर हम 21-22 से पहले का 20-21 का फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ रहा ऑप्शन नहीं। और मान लो अगर 20-21 का मुझे फाइल करना है तो, और उस समय का कोई रिफंड है वो क्लेम करना है या समथिंग करना है, तो कैसे होगा? तो उस केस में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, तो वो तभी होता है जब क्या होता है, टैक्स ऑफिसर परमिट करेगा तब यहाँ पे आएगा। लेकिन उसके लिए जाके टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होगा कि जेन्युइन रीजन था जिसके कारण हम रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। बात समझे? तब जा करके, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं मिलता है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, you have received 19,500 from your friends as a loan on 1st December in cash. Is there any problem? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19,000 तक आप 20,000 तक ले सकते हो कैश। 20,000 ज्यादा लोन उन लोगे तो वो आपकी पेनाल्टी लग जाएगी पूरे 100% की। ऑन 31st March 2022 यू हैव रीपेड द इंटायर लोन, है ना, along with the interest in cash. Is there any problem? Yes, है। क्योंकि जैसे 19,500 में इंटरेस्ट जोड़ोगे 20,000 क्रॉस कर जाएगा, तो आपको उसे पेमेंट कैश नहीं करना था। बात समझे? उसे पेमेंट कैसे करना है? आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। 20,000 से ज्यादा का ना तो रीपे कर सकते हैं आप कैश, अगर रीपे किया आपने 20,000 ज्यादा का तो यहाँ पे भी कैश क्या माना जाएगा, उसके ऊपर भी 100% पेनाल्टी लग जाएगी। नाउ कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, अब ये समझना है कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या होती है।
वही है फाइनली कंपुटेशन टोटल। कैसे करते हैं, पहले तो चार पांचों हेड की इनकम को जोड़ते हैं, तो वो क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर डिडक्शन चैप्टर 6 से 80C से 80U वाले डिडक्शंस लेस करते हैं। अब क्या आता है, टैक्सेबल इनकम। इसको राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट 10 रुपीज में, वो सबको पता है। फिर टैक्स ऑन टोटल इनकम में से लेस करते हैं क्या, रिबेट 87A, इफ एप्लीकेबल। पढ़े थे ना, 5 लाख तक की इनकम है तो इतना रिबेट मिलता है। देन बैलेंस जो आता है उसमें अगर कुछ सरचार्ज और चार्ज लग रहा है, अगर मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा, आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज भी लगता है। 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो सरचार्ज लगना चालू। नेक्स्ट टोटल इनकम, उसमें सेस ऐड होता है कितना, 4%, तब जाके टैक्स आता है। अब जो टैक्स अमाउंट आया है उसमें लेस कर देना, अगर तुमने पहले से कुछ एडवांस टैक्स या प्रीपेड टैक्स या तुम्हारा टीडीएस कटा हो तो वो क्या कर दो, उसमें से लेस कर दो। अब लेस करने के बाद जो आएगा वही टैक्स अमाउंट है। अब इसी को अगर इसको डिले फाइल करते हो, इसी टैक्स अमाउंट के ऊपर आपका 234A, 234B, 234C, 234F, ये सब चार्ज होता है। F फॉर फाइन। अब ये सब इंटरेस्ट फाइन ऑन चार्ज होने का टोटल टैक्स बनेगा। ये टोटल टैक्स आपको पेबल है या रिफंडेबल है, जो भी होगा। तो ये ऐसे कंपुटेशन होता है। अब देखो, कंपुटेशन ऑफ टोटल एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ अ कंपनी। कंपनी कितना परसेंट टैक्स देती है, कंपनी को सबको बताया 30% टैक्स देती है फ्लैट, प्लस सेस भी लगेगा। सेस के अलावा मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि जो भी उसका इनकम आया है पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में, उसके ऊपर आप 30% टैक्स लगाओगे। कितना परसेंट टैक्स लगाओगे, 1 लाख है तो कितना परसेंट है, कितना अमाउंट टैक्स हो जाएगा, 10 लाख है तो 3 लाख, 3,000 कैसे, 10 लाख है तो 3 लाख, 30% है सर। 1 करोड़ है तो 30 लाख, 100 करोड़ है तो 30 करोड़, 1,000 करोड़ है तो 300 करोड़, तो ये टैक्स लगता है। तो सिंपल सा, ये 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट होता है उसमें ऐड होगा सरचार्ज। क्या ऐड होगा, फिर क्या ऐड होगा, सेस। फिर अब टैक्स लायबिलिटी आपकी आएगी, ए तरीका। कंपुटेशन अंडर द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो कि सेक्शन 115 जेबी में बनाया गया, सेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, मैट कुछ होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो इसमें क्या होगा, आपकी बुक प्रॉफिट निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी, बुक प्रॉफिट। अब उसके ऊपर टैक्स निकाला जाएगा 18.5%। इस पे सरचार्ज सेस ओस ऐड करना पड़ेगा, फिर टैक्स लायबिलिटी निकाली जाएगी। फिर गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगा, कहेगा जो दोनों में से अधिक हो, जो दोनों में से अधिक हो। ये क्या तरीका है, ये तरीका ये है कि पहले आप जो प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हो, आप जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो, उस प्रॉफिट पे हम जो भी नॉर्मल रेट से टैक्स लगता है वो हम टैक्स लगाएंगे। सरचार्ज से सब जोड़ेंगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। आपको इतना टैक्स कम से कम तो देना ही पड़ेगा, इतना टैक्स तो कम से कम, दैट इज 18.5%, जो कि आपके बुक प्रॉफिट पे कैलकुलेट करती है। और फिर सरचार्जेस सब ऐड करेंगे। नहीं समझे, जैसे कई बार होता है जब आपको कहा जाता है कि पब्लिक को दिखाना है रिपोर्ट, प्रॉफिट दिखानी है, तो पब्लिक के सामने आप दिखाते हो हमें 100 करोड़ की प्रॉफिट हुई है, बात समझे। लेकिन जैसे इनकम टैक्स को दिखाने की बात होती है, तुरंत कहते हो 10 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। नहीं समझे, पब्लिक को दिखाना है तो क्या कह रहे हो, 100 करोड़, और जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाना है तो 10 करोड़। ऐसा कैसे, वहां पे एग्जामिशंस, डिडक्शंस और पता नहीं क्या क्या क्लेम वेम करके अपनी तुम इनकम को कम कर लेते हो। सही है। तो कहा कि गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है, तुमने 10 करोड़ बोला ना, 10 करोड़ पे 30% निकाल लो, कितना आता है, 3 करोड़। सेस उस नहीं जोड़ते, सिंपली 3 करोड़ की बात करते। तो ठीक है सर, 10 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ आपका टैक्स बना। अब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाएंगे। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इस बार क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट पे निकालेंगे, वो जो 100 करोड़ की बात कर रहे थे तुम, जो 100 करोड़ पब्लिक को दिखा रहे थे, उस 100 करोड़ के ऊपर 18.5% लगाया जाएगा। कितना आता है, 18, यानी 18.5 करोड़ आएगा। कितना आएगा, 18.5 करोड़ आया। तो ये तो नॉर्मल प्रोविजन है और ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है। तो 3 करोड़ और 18 लाख, 18 करोड़ 50 लाख, जो दोनों में से अधिक हो।
तो गवर्नमेंट का कहना है कम से कम आपको 18 करोड़ 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर आप 3 करोड़ लेके आए हो तो ले के आओ तो जमा ही करो, साथ ही साथ 15 करोड़ 50 लाख एक्स्ट्रा लाके और जमा करो। यानी आपको कम से कम ये 18.5% तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये किस पे लगता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी आपकी इनकम आई थी उसको आप डिडक्शन एग्जाम्पशन सब क्लेम लेम करके जो कम कर लेते हो उस पे नॉर्मल टैक्स रेट निकालेंगे। फिर बिना डिडक्शंस के बिना एग्जाम्पशंस के जो इनकम है आपकी उसके ऊपर आपका कितना टैक्स निकालेंगे, 18.5%। अब वही टैक्स आपको देना होगा जो दोनों में से क्या होगा, अधिक होगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये लग जाता है इसे, समझ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम डिडक्शन एग्जाम्पशन इसलिए बनाए हैं ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा खत्म कर लें, मतलब कि आप उसका मिसयूज करें, इसकी अनुमति नहीं है। 18.5% एटलीस्ट आपको टैक्स देना पड़ेगा। नाम से ही पता चला, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म्स के लिए भी बनाया गया, उसका नाम है क्या, इसका नाम मैट है, उसका नाम एएमटी है, फुल फॉर्म वही है। यहाँ पे मैट का मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वहां पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब घूम फिर के बात है, वहां पे भी 18.5% है। पार्टनरशिप फर्म भी क्या करती है, उनको भी 30% टैक्स देना पड़ता है, और वो लोग भी चालूपंथी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे टैक्स का एग्जेम्पशन और डिडक्शंस क्लेम करके टैक्स की लायबिलिटी कम कर लेते हैं। तो उनका भी वही है, पहले नॉर्मल रेट निकालेंगे इसी तरीके से, और 18.5% बुक प्रॉफिट पे, बिना डिडक्शन बिना एग्जेम्पशन वाली प्रॉफिट के ऊपर। अब जो दोनों में से अधिक होगा वही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी सबको पता है। अगर अब तो ये 400 करोड़ है ना, 250 करोड़ तो पुराना नियम है। अब 400 करोड़ है, 400 करोड़ से कम अगर है टर्नओवर तो 25% टैक्स देना होता है। ये पुराना है। 250 करोड़ 400 करोड़ है। इन एनी अदर केस आपको टैक्स कितना देना है, 30%। बाकी सेस कितना लगता है, 12%। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, ये तो अभी भी वही है, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12। बुक प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब कह रहा है वो बुक प्रॉफिट पे ना, तो बुक प्रॉफिट कैसे निकलती है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। ऐड कर दो स्टैट्यूटरी एडिशन, लाइक इनकम टैक्स पेड है, और क्या है, कोई कैरीड रिवर्स है या प्रपोज डिविडेंड है, वो सब क्या कर दो वापस ऐड कर लो, और सिर्फ स्टैट्यूटरी डिडक्शन से लेस करना रिजर्व वाला जो अमाउंट है। अब ये बुक प्रॉफिट आएगी। जब कोई बिजनेस होता है इस तरीके से मतलब पार्टनरशिप फर्म्स में, तो पार्टनरशिप फर्म्स में और नॉर्मल बिजनेस के कैलकुलेशन में क्या फर्क होता है नेट प्रॉफिट के, बस दो चीजों का फर्क है जिसपे आपको ध्यान देना है। वो दो चीज क्या होता है, एक तो ये जो पार्टनर सब लोग अलग अलग पैसा लगा रहे हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं। जो पैसा लगाए हैं उस पे वो खुद भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका रेट वो कितना भी लिख लें, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देगी। पार्टनर्स को फर्म कितने से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकती, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अगर उससे ज्यादा दिखा भी रहे तो डिसअलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। बिजनेस सिर्फ कितना खर्चा दिखा सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12%, उससे ज्यादा नहीं। और ये चीज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। दूसरा नंबर, ये लोग क्या दिखा सकते हैं, ये लोग अपना रेमुनरेशन खर्चे में दिखा सकते हैं। अब ये सारे पार्टनर मान लो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, नो, उसमें कोई अकाउंटेंट अकाउंट्स का काम देख रहा है, कोई मार्केटिंग का काम देख रहा है, तो वो सभी पार्टनर अपने नाम पे सैलरी उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन वो रेमुनरेशन अब ऐसा होगा तो क्या होगा, जितनी प्रॉफिट होगी सब रेमुनरेशन के नाम पे उठा लेंगे, मतलब प्रॉफिट खत्म कर डालेंगे। और जब प्रॉफिट खत्म कर डालेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सुनो, रेमुनरेशन की एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि कितना भी सैलरी दिखा दोगे। तो उसकी लिमिट ऐसे तय किया, जो भी बुक प्रॉफिट आएगी, अगर 3 लाख तक बुक प्रॉफिट है ऑन फर्स्ट 3 लाख, स्लैब रेट टाइप का है, शुरू के 3 लाख तक की बुक प्रॉफिट के आप कितना दिखा सकते हो रेमुनरेशन, 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो 3 लाख मान लो एग्जैक्ट तुम्हारी 3 लाख होती है, तो 3 लाख का 90% कितना होता है, 2,70,000। तो 270 और 1.5 लाख जो दोनों में से अधिक हो, तो 270, तो मान लो तुम्हारी सच में 3 लाख की बुक प्रॉफिट है,
270 दिखा दो, 30,000 की प्रॉफिट आएगी, 30,000 पे तुम टैक्स दे देना। फर्म कितना परसेंट टैक्स देगी? 30%। किस पे? 30,000 पे। अभी जो 270 जो रेमुनरेशन उनकी आ रही है पार्टनर्स की, वो पार्टनर को अपने इनकम पे वो टैक्स देना पड़ेगा। बात समझे? ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। मान लो किसी कंपनी की 10 लाख की प्रॉफिट है, तो कितना रेमुनरेशन दिखा सकता है? अगर किसी फर्म की सपोज करिए 10 लाख की प्रॉफिट है ना, 10 लाख की, आपको पता है इसमें से पहले 3 लाख अलग कर लो और फिर इसमें से माइनस करो 3 लाख, इसके ऊपर कितना दिखा सकते हैं हम लोग? 90% तक का रेमुनरेशन दिखा सकते हैं। और इस पे कितना दिखाएंगे? 60%। यानी ऐसा कोई फर्म जिसको इतनी प्रॉफिट हुई है 10 लाख की, वो कितना रेमुनरेशन दिखा सकता है? 6,90,000 तक दिखा सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। अगर यहीं पे क्या होता है, यहीं पे 10 लाख की जगह सपोज करो 50 लाख की प्रॉफिट आती है, तो रेमुनरेशन कितना दिखा सकता है? 30,90,000। बाकी तो प्रॉफिट उसे दिखाना ही पड़ेगा, है ना। और उस पे अच्छा एक और चीज है, बिजनेस इसको खर्चे में दिखा देगा, बिजनेस का तो माइनस हो गया। अब आप पार्टनर को क्या फायदा है? पार्टनर को बस ये फायदा है, फर्म को बस ये फायदा है कि फर्म को 30% जो देना होगा इसी पे देना होगा। और ये जो इनकम जो पार्टनर्स रेमुनरेशन उठाएंगे वो अपना सैलरी हेड की इनकम में, उसमें उनको स्लैब रेट मिल जाएगा। तो समझे कि नहीं समझे? अब अगर इससे ज्यादा रेमुनरेशन दिखा दिए तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो किसी कंपनी ने दिखा दिया मान लो 45 लाख रुपए सैलरी बांट दिया पार्टनर्स को, तो इनकम टैक्स में बस यही होता है, आपको देखना होता है कितना ज्यादा दिखाए, जितना ज्यादा दिखा डिसअलाउड, वापस प्रॉफिट में क्या कर दीजिएगा? ऐड। जैसे आपने क्या किया, आपने चालूबंदी किया, आपने इसमें दिखाया कि यार 45 लाख रुपए बांट दिया हमने सैलरी, रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयर, इसको दियो, एम्प्लॉय को दियो तो पूरा दिखा सकते हो। एम्प्लॉयर को रेमुनरेशन इतने से ज्यादा नहीं हो सकता, और तुम दिखा रहे हो एम्प्लॉयर को कितना बांट दिया? 4 ही लोगों, वही लोग मिलके काम ही कर रहे हो, दिखा दिया तुमने। सॉरी क्या किया मैंने, 45 लाख है ना, सॉरी अभी है। और तुम सोच रहे इस पे 30% टैक्स दे देंगे, बाकी पे तीनों सब चारों लोग स्लैब रेट उठा लेंगे, तो गवर्नमेंट कहेगी ना ना ना, ये कुछ ज्यादा तुम दिखा रहे हो। यहाँ पे रेमुनरेशन कितने से ज्यादा नहीं हो सकता है, आपकी प्रॉफिट पे हम इतनी प्रॉफिट हम मानेंगे आपकी, इतनी नहीं, कितनी प्रॉफिट मानेंगे, और इस पे हम आपसे टैक्स लेंगे 5,73,000 रुपये टैक्स। और आप सोच रहे थे इस पे जाके हम कितना परसेंट दे देंगे? 30%। और पार्टनर्स का क्या, वो तो कहेंगे पूरा 50 लाख रुपए दिखा दो सैलरी, 1 रुपया प्रॉफिट नहीं। तो तुमको कहना पड़ेगा सर बुक रेमुनरेशन की ये लिमिट होती है, इस लिमिट से ज्यादा, इतने अमाउंट से ज्यादा, इनको ये समझाओगे उसको समझ नहीं आएगा। सीधे उसको क्या बताओ कि आप इतने से ज्यादा सैलरी दिखा ही नहीं सकते, 30,90,000 से ज्यादा सैलरी अपने आप को दिखा ही नहीं सकते। मतलब गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे में दिखा दो, और दूसरा पार्टनर का रेमुनरेशन यानी सैलरी के नाम से कुछ दिखा सकते हो खर्चे में। अब जो बचेगा प्रॉफिट उस पर 30% टैक्स लगेगा, और जो पार्टनर के पास जाएगी इनकम, जो ब्याज जा रहा है वो अदर सोर्स की इनकम, उसकी उस फर्म से नहीं टैक्स लेंगे, लेकिन किससे लेंगे? अब उससे टैक्स लेंगे, पार्टनर से। गवर्नमेंट को तो टैक्स लेना ही है कहीं से, बस तुम्हारा बस फायदा क्या हो रहा है, वो 30% ना देके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ रहा है। समझे? यही फायदा होता है, और इसी तरह से टैक्स प्लानिंग लोग करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में भी आपका टैक्स क्या हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। बाकी यहाँ पे दिया है कंपुटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। देखो यहाँ पे बुक प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा रेमुनरेशन वेशन वापस ऐड कर देना, जैसे अभी तक नहीं निकाले, डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड कर देते थे, डिसअलाउड इनकम लेस कर देते थे, पीजीबीपी वाला कैलकुलेशन, बस उसमें एक चीज और ऐड कर देना। क्या चीज?
रेम्यूनरेशन टू पार्टनर भी वापस ऐड कर लेना, क्योंकि उसी का लिमिट निकालने के लिए तुम कैलकुलेट कर रहे हो। एग्जाम्पल, पीएल अकाउंट में यहाँ दिया है आर के कनेरिया कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 31 मार्च को ये सारे एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दिखाया 1,20,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कितना दिया है, ये दो चीज एक्स्ट्रा है, और उन्होंने अपनी प्रॉफिट दिखाई 1,39,000। अब हम लोग टैक्स ऑफिसर, हम लोग को तो भैया इनका टैक्स क्या करना है, कोशिश करना है ज्यादा जमा करें, प्रॉफिट बढ़ानी है। हमें ये चेक करना है कि ये जो रेम्यूनरेशन इन्होंने 1,20,000 रुपए दिखाया है, ये लिमिट के अंदर है कि लिमिट के, तो पहले तो हम बुक प्रॉफिट क्या, और प्लस यहां देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एक्सपेंसेस इंक्लूड 15,000 बीइंग एक्सपेंस ऑन पर्सनल नेचर, इस खर्चे में 15,000 ऐसा खर्चा है जो उनका पर्सनल खर्चा है, तो वापस प्रॉफिट में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा डिसअलाउड एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 21,000 रुपए होता है, यहाँ डेप्रिसिएशन कितना दिखाया गया, 25,000, 25,000 को वापस ऐड कर देना, 21,000 घटा देना, वैसे भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18% दिखाया गया है, कितना दिखाया जा सकता है, 12, 18%, 18 दूना 36, यानी कि 18% है, तो ये 36,000 कितने के बराबर है, यहाँ 36,000 जो दिखाया गया है वो कितने के बराबर है, 18 के, कितना एक्स्ट्रा है, तो इस 36,000 को डिवाइड करो 18 से, और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना एक्सेस है, 12 से, 6% एक्सेस है, तो 12,000 डिसअलाउड हो जाएगा। कितना डिसअलाउड होगा, कैसे कैलकुलेट किया, ये कितने के बराबर है, 36 के बराबर है ना, तो डिवाइड कर दिया 18 से, तो 1% आ जाएगा, 6% एक्स्ट्रा है ना, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, इसको डिवाइड किया 18 से, तो 1% आ गई वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 6 से, तो जितना भी 12 से एक्स्ट्रा था 6% ना एक्स्ट्रा दिया है, तो 6% कैलकुलेट हो जाएगा, 12,000 रुपये। चलिए बुक प्रॉफिट पहले निकाला इन्होंने, प्रॉफिट है 139, पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड कर दिया, डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया, मैम एक मिनट, तो सारी का देख लीजिएगा फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन है, डिसअलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000, और रेमुनरेशन पूरा ऐड कर दीजिए, 172 आया, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स 21,000, 2,90,000 बुक प्रॉफिट आ रही है, तो बुक प्रॉफिट 3 लाख के नीचे है ना, कितना दिखा सकते थे, ये रेमुनरेशन दिखा सकते थे 2,90,000 का, कितना परसेंट, 90% तक, 2,61,000 तक ये रेमुनरेशन दिखा सकते, तो इन्होंने दिखाया कितना था रेमुनरेशन, 1,20,000, तो लिमिट के अंदर दिखाया है ना, ठीक है फिर सही है, तो वही कह रहा है 290 का 90% कितना आता है, 261, लिमिट ऑफ रेमुनरेशन 261, हेंस रेमुनरेशन 120 जो इन्होंने दिखाया वो क्या हो गया, अलाउड है, ठीक है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, यहाँ रेमुनरेशन टू पार्टनर कितना दिखाया गया है, 1,75,000, यहाँ पे भी देखना है कि 1,75 लिमिट के अंदर है कि लिमिट के बाहर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कितना दिखाया गया, 5,000, डेप्रिसिएशन ठीक है, सब ठीक है, ऑडिट फीस, नेट लॉस आ ये दिखा रहे हैं कि हमें बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं, अब इनके लॉस को प्रॉफिट में ले आते हैं, हमारा तो यही काम है टैक्स जमा कराना है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आउट ऑफ एक्सपेंस 88,000 रुपीज 17,250 डिस अलाउड है, वापस ऐड कर देना प्रॉफिट लॉस में, लॉस आया ना इनको, डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए इनकम टैक्स के अनुसार, इन्होंने कितना दिखाया है, इसको वापस ऐड करेंगे और 33,100 लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट डिडक्टेबल एज प्रोविजन ऑफ, पूरा का पूरा, अच्छा, नॉट डिडक्टेबल एज पर प्रोविजन
ऑफ एक्ट 700 रुपये हम इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते हैं। 700 रुपये डिसअलाउड साफ साफ बता दिया है। तो नेट प्रॉफिट दिया है, लॉस में आ रहा था ना 68,000। एक्सपेंस कितना 17,000, ये सब ऐड किया 49,000 करीबन ऐड हो गया। फिर लेस हुआ आपका डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना, तो 51,000। रेमुनेशन पूरा वापस ऐड कर दो, रेमुनेशन पूरा ऐड करना पड़ता है ना, क्योंकि रेमुनेशन की लिमिट निकाल रहे हो। 1,23,850 रुपये। तो इनका अगर बुक प्रॉफिट 1,28,000, 1,28,000 कितना आ रहा था, 1,23,850, कितना प्रतिशत, या 1.5 लाख, जो दोनों में से अधिक हो। तो कौन अधिक है, अरे भाई यही ना रूल था। अगर फर्स्ट 3 लाख पे क्या होता है, 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो आपका 1.5 लाख या 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो दोनों में से अधिक हो, कौन अधिक है। तो 1.5 लाख तक ये रेमुनेशन दिखा सकते थे, और इन्होंने दिखाया कितना, 1,75। तो कितना एक्स्ट्रा दिखाया, जल्दी बताओ। कैलकुलेट किया, बुक प्रॉफिट इतनी आ रही है 1.5 लाख तक, तो इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिखाया है, खर्चा सैलरी 26,150 इन्होंने एक्स्ट्रा दिखाया। 26,150, नहीं नहीं सॉरी, इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिखाया, 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखाया खर्चा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1,75 में, कितना आ रहा था इनका, 1,23 ना, 1,23,850, 1,23,850 में सिर्फ हम रेमुनेशन कितना लेस कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए। एग्जैक्टली ये प्रॉफिट इनकी, लॉस इनकी कितनी आएगी, 26,150। और ये लॉस कितना दिखा रहे थे अपना, 68,000। 68 का लॉस नहीं दिखा सकते, लॉस कितना दिखाना है, कम दिखाना है। 26,150 लॉस है, ये असाइनमेंट है, आप करिएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 12% ही दिखा सकते हैं, 16 दिखा है, 4% एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 3% एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 18% एक्स्ट्रा है, या सॉरी 6% एक्स्ट्रा है। सैलरी ए को दे रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हम रेमुनेशन टू पार्टनर दिखा सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर वर्किंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन वर्किंग पार्टनर्स की सैलरी हम दिखा नहीं सकते। नहीं होते कई पार्टनर पैसा दे के बस किनारे हो जाते हैं, और उनके नाम पे तुम सैलरी दिखा रहे हो, जो काम ही नहीं कर रहा है, कहीं का रेमुनेशन। तो यहाँ पे ए का रेमुनेशन है, बी का बोनस दे रहे हो, सी को कमीशन दे रहे हो, कि जैसे सी कोई काम कर रहा है, सेल वोल कर रहा होगा तब ना कमीशन दे रहे हो। आउट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, तो यहाँ साफ साफ क्या है, मिस्टर सी इज नॉन वर्किंग पार्टनर। तो जब नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो आप ये खर्चा 3 लाख का दिखा ही नहीं सकते हो। बात समझे, मतलब रेमुनरेशन, मतलब क्यों रेमुनरेशन शब्द बोला, क्यों सैलरी नहीं बोला, क्योंकि पार्टनर्स अलग अलग नाम से निकालते हैं। तो चाहे किसी भी नाम से निकालो, चाहे बोनस के नाम से निकालो, चाहे कमीशन के नाम से निकालो, चाहे सैलरी के नाम से निकालो, चाहे वेजेस के नाम से निकालो, कुछ भी, तुम खुद ही पार्टनर हो ना, और खुद ही अपने फर्म से पैसा निकाल रहे हो, चाहे किसी भी नाम से निकालो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन। और रेमुनरेशन सिर्फ कौन दिखा सकता है, किसका दिखाया जा सकता है, वर्किंग पार्टनर का, नॉन वर्किंग पार्टनर का नहीं। समझ में आया कि नहीं है, ये नॉन वर्किंग पार्टनर है। प्रॉफिट का शेयरिंग सबका बराबर है, चलो ठीक है। अगला ये पैन, पैन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पैन कैसे अप्लाई करना होता है, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, है ना, प्रैक्टिकली हम लोगों ने किया हुआ है इसको। सो पैन कब कब कंपलसरी कोटिंग होती है, ये आप लोग सेल्फ स्टडी कर लेना। कंपलसरी कोटिंग मतलब हमें पैन नंबर देना पड़ता है ना। पेनाल्टी फॉर फेल्योर टू अप्लाई फॉर पैन, आपको पैन बनवाना चाहिए था, बट आपने पैन नहीं बनवाया, है ना। आपको पैन, उस केस में आपको कितने पेनाल्टी है, 10,000 की पेनाल्टी है। ये नहीं पढ़े थे हम लोग। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन में 3 तरीके पढ़ लिए थे हम लोगों ने, ठीक है ना।
तीनों तरीके मैंने आपको यहाँ दिखा दिया था। फर्स्ट तरीका क्या बताया था मैंने, ITR पे जाइए। पहला है इंस्टेंट पैन। क्या है, तो यहाँ पे ITR पे जाते हैं और यहाँ पे इंस्टेंट पैन है, इंस्टेंट ई पैन, जिसने में कुछ ही समय में, एक तरह से कह सकते हो कुछ मिनटों में आपको पैन मिल जाता है। सही है ना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया था, कहाँ पे, प्रोटीन की साइट पे, है ना, tinpan.proteintech.in, यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके आपको पता है दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो तरीके। एक, नया फोटोग्राफ्स आप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, नया फोटोग्राफ्स, अपना नया सिग्नेचर, अपना जो भी सिग्नेचर डाल सकते हो, वो सब अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। और एक होता है क्या, आधार के थ्रू लिंक, जो आधार के थ्रू हम चाहते हैं आधार का ही फोटो आ जाए, सब कुछ उसी का ले ले, ई साइन वी साइन। तो ऐसे केस में क्या होता है, उस केस में आपका पैन मतलब कुछ ही घंटों में बन जाता है। ई पैन भी भेज देते हैं, और आपको चाहिए तो आपको, करा तो चुके हैं यार, कल तो वही तो कर रहे थे, साइन वाला। साइन वाला तुम किए हो ना। हम्म, साइन नहीं आएगा उसमें। आधार, अगर अगर सपोज आधार के थ्रू हम चाहते हैं आधार वाला ही फोटो उठ जाए, एड्रेस एड्रेस सब आधार से पिक कर ले, तो ऐसे में उस पर आपको साइन नहीं प्रिंट होके आएगा। वो कौन बना रहा है ये पेन, हम बना रहे हैं। साइन, अच्छा पेन में किसकी जरूरत होती है, साइन की कि नंबर्स की। पेन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, नंबर, साइन नहीं, उसके साइन से कोई मतलब नहीं है। पेन का जो साइन होता है उस साइन से अब कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है, तुम्हारा साइन छोड़ दो, तुम्हारा जो आधार में होता है ना, तुम्हारा पूरा बायोमेट्रिक होता है, तुम्हारी आंख के रेटिना ले रखे है, पांचों उंगली ले रखा है, अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारे सिग्नेचर से ज्यादा बढ़िया प्रूफ है उसमें। बात समझे कि नहीं समझे, ये क्या कह रहे हो, कुछ कह रही थी। गेट योर पैन इन जस्ट सिंपल स्टेप, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे सर्विसेज में भी जाके पैन में जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन की साइट है, प्रोटीन की साइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने इसको स्टडी किया है। जिनका भी क्लास मिस हुआ है उसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे उसको कवर करना है। आपको पता है पहले टोकन जनरेट करना होता है। क्या जनरेट करना होता है, टोकन। टोकन जनरेट करने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, टोकन जनरेट करने के बाद ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन पे। और अगर आपको ये प्रोसेस सीखना है, एक होता है रीप्रिंट ऑफ पैन। देखो यहाँ पे, देखो क्या ऑप्शन होता है, नया पैन अप्लाई करने जा रहे हो 49A, फॉरेन सिटीजन हो, पैन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो 49AA होता है। ये हम लोग को नहीं पड़ेगा, हम लोग को यही जरूरत पड़ेगी। और क्या, और इसकी जरूरत पड़ सकती है, अपने पैन में अगर कुछ चेंजेस कराना है, नाम वाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया पैन में, तो आप ये कर सकते हो, रीप्रिंट। बिल्कुल सही, माइनर को मेजर में भी करना है ना, तो वो भी तो अपडेट ही करा रहे हो, तो उसके लिए भी यही है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, और जो चार्जेस होता है आपको लगता है। और हाँ, ध्यान रहे जब भी आप लोग ये खुद ऑनलाइन किया करो तो ध्यान रहे कि आधार से मोबाइल नंबर क्लाइंट का कनेक्टेड हो, वरना दिक्कत होती है ई साइन में। तो अगर कोई क्लाइंट कहता है मेरा आधार से मोबाइल लिंक नहीं, तो पहले उसको बोलो कि जाके पहले वो लिंक कराए, उसके बाद ही। इसको स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको दोनों तरीके अगर बढ़िया से समझने हैं तो इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो है, खुद प्रोटीन की साइट पे का ही वीडियो है। तो ये ऐसा नहीं कि मेरा चैनल है, इनकी साइट पे ही जाओ। यहाँ पे प्रोटीन लिखते हैं, आ गया प्रोटीन की साइट। तुम लोग वे प्रोटीन मत समझो, सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रोटीन की साइट है। यहाँ पे सर्च में बस आपको क्या करना है, न्यू पैन अप्लाई, या न्यू पैन भी लिख दोगे तब भी मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, गेट अ न्यू पैन विथ फ्यू आवर्स, जिसमें हम लोग कौन सा तरीका यूज करते हैं, सारा आधार का ही डेटा
यूज कर लेते हैं, कुछ भी अपलोड नहीं करना है इसमें, नथिंग। बात समझे? और इसमें इसमें क्या होता है, अप्लाई फॉर पैन ऑनलाइन, इसमें अपलोड करना पड़ता है अपने लेटेस्ट फोटो सिग्नेचर, ये अपलोड करके बनाना चाहते हैं। तो ये दो वीडियोस है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और अगर आपको कोई चेंजेस कराना है तो यहीं पे लिख दोगे क्या, चेंजेस इन पैन, है ना। अपडेट करने के लिए ऑनलाइन कैसे करना है, अपडेट पैन अपडेट करना है, हाउ टू अप्लाई यूजिंग रीप्रिंटेड कार्ड। कई लोग का कार्ड पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है या समथिंग स्क्रैच आ जाता है, ठीक है रीप्रिंट करा लो, चार्जेस लगेगा वही 107 रुपए। तो ये भी दिया है हाउ टू अप्लाई। लेकिन कुछ भी कर लो, सबके लिए आपको पता है टोकन जनरेट करना पड़ता है, और एक बार टोकन जनरेट करते हो 30 दिन के लिए वैलिड होता है। कल आपने हीरा लाल अप्लाई किया था सिस्टर का, हो गया प्रॉपर, अब एक हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए उनका पैन। ठीक है, कर डाला भाई, कंप्लीट कर दिया। है आसान है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब पैन पढ़ने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है, ऑफलाइन। तो आपको पता है फॉर्म भरना है, आधार की कॉपी लगानी है और लेके चले जाना है किसके पास, टिन फैसिलिटेशन सेंटर। अब टिन फैसिलिटेशन सेंटर अपने लोकेशन पे ढूंढ लोगे ना तुम लोग। अगर तुमको ढूंढना है कि गोरखपुर में कहाँ कहाँ टिन एफसीज हैं, तो आप सिंपल सा गूगल पे जाओ, टिन एफसीज इन गोरखपुर ढूंढ लो, मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पैन भी हम लोग पढ़ लिए थे। चौथा डिजिट क्या होता है, पांचवा डिजिट क्या होता है, वही इंटरेस्टिंग है। चौथा डिजिट क्या होता है, इंडिविजुअल की लिपि, और पांचवा डिजिट सरनेम का पहला करेक्टर, है ना। रिटर्न ऑफ इनकम, आईटीआर फाइल करना। जब आपका पैन बन जाता है तो पैन को आपको पता है इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर करना पड़ता है। बिना उस साइट पे रजिस्टर किए आप पैन आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ये जब होता है ना, आपको पैन बनने के बाद आपको अपने पैन को यहाँ पे रजिस्टर करना है ना। तो जैसे ही पैन को आप रजिस्टर कर लेते हो, फिर आप लॉग इन करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। ये वाला प्रोसेस आप लोग ने सिमुलेशन के थ्रू किया है ना। कितने लोग ने किया, सबने किया पैन रजिस्टर, पैन रजिस्टर सबने किया था ना। पैन रजिस्टर भी नहीं हो रहा था, पूछोगे भी नहीं ना। बाकी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 किसके लिए होता है, विल डिस्कस ये, है ना, इनटू द नेक्स्ट क्लास।